हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिकमोंग साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हमारी एकेडमी आपको देती है नीट, एनडीए, एनटीएससी और सैनिक स्कूल से रिलेटेड कोर्सेज। जो ये हमारा बैच है स्पेसिफिक सैनिक स्कूल को लेके चला हुआ है। मैंने आपको इसके फर्स्ट लेक्चर में कराया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और उसी लेक्चर में हमारी बात हुई थी कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो हमारा लेक्चर होगा फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज उसी टॉपिक के साथ, फंडामेंटल राइट्स की पूरी एक्सप्लेनेशन। फंडामेंटल राइट के बारे में पूरा आपको सही से बताया जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, इनका क्या यूज है और ये कैसे मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारे फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स जिनकी हम बात करते हैं, तो इसके नाम का फंडामेंटल का मतलब होता है, फंडामेंटल मीन्स स्पेशल। कि क्या फंडामेंटल का मतलब ही क्या होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट्स मतलब स्पेशल प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन। जो राइट्स हैं वो किसके लिए मिले हैं? आपको, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, इसलिए इनको बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं गारंटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पिछले लेक्चर में हमारी बात हुई थी, मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम होता है। सुप्रीम का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा। पूरी कंट्री को, पूरी सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन की बात माननी होती है। तो आज का जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, इसमें बताया गया कि फंडामेंटल राइट्स गारंटेड। गारंटेड का मतलब गारंटी मिली हुई है, गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको ग्रांट किया हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको आपको दिया हुआ है। और जैसे कि पिछला पॉइंट मैंने बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम है, मतलब उससे ऊपर कोई भी नहीं है। तो फंडामेंटल राइट्स कैसे हो गए हमारे? गारंटीड हो गए, स्पेसिफिक हो गए, उनके साथ किसी तरह का कोई छेड़छाड़, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट, जुडिशरी हैज पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। जुडिशरी का मतलब होता है कि कोर्ट सिस्टम, जुडिशरी जजमेंट। जैसे आपने देखा सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। जैसे मैंने ये पिक दिखाई हुई है, जो ये पिक है ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का पिक है। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो हमारे जुडिशरी जो लेवल है वो उनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि किसी भी फंडामेंटल राइट्स के लिए कुछ गलत ना हो, किसी भी फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग किसी को फंडामेंटल राइट नहीं मिल पा रहा हो, किसी फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग कुछ गलत ना हो रहा हो। तो जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो इनकी पावर की बात आती है, तो वो कौन देखता है, कौन इनको प्रोटेक्ट करता है? जुडिशरी, हमारी कंट्री की जुडिशरी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? एक फीचर है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, क्या कहता है? टोटल नंबर ऑफ 6। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो फंडामेंटल राइट हैं जो वो टोटल हमें 6 मिले हुए हैं। 6 इन नंबर्स में कितने हैं? वो 6 फंडामेंटल राइट हमको मिलते हैं। और जो ये फंडामेंटल राइट हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 टू 35, आर्टिकल 12 टू 35 मतलब आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लिखे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लिखे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, जो राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक मिलता है। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। तो इस फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है? राइट टू इक्वालिटी, नाम से पता लग रहा है, इक्वालिटी मतलब इक्वल। जैसे इसने यहाँ पे डेफिनेशन दिए, बताता हूँ। द स्टेट शैल नॉट डेनी टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया।
सिंपल लैंग्वेज में इसका कहने का मतलब ये है कि इंडिया का हर एक सिटीजन क्या है, इक्वल है बिफोर लॉ। कैसे कि कोई भी पर्सन, कोई भी यूनिटी, कोई भी ग्रुप फंडामेंटल राइट से या लॉ से ऊपर नहीं है, लॉ से ऊपर नहीं है। देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे चाहे कंट्री का पीएम है, चाहे कोई सिंपल आम आदमी सिटीजन है। आम आदमी मतलब किसी पार्टी का यहाँ पे प्रचार नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि क्या है, चाहे एक पीएम है या कोई आम आदमी है, तो अगर कोई वो जो रूल है, जो रेगुलेशन है, वो पीएम के लिए भी सेम है और वो किसी सिटीजन जो कंट्री का सिंपल सिटीजन है उसके लिए भी सेम है, किसी एमएलए के लिए सेम है, तो किसी फार्मर के लिए भी सेम है। कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। अगर मर्डर करने पे किसी फार्मर को या किसी दूसरे पर्सन को जो पनिशमेंट मिलेगी वही पनिशमेंट एमएलए को भी मिलेगी, वही पनिशमेंट पीएम को भी मिलेगी। कोई दूसरा क्राइम करने पर जो पनिशमेंट सिंपल सिटीजन को मिलेगी वही पनिशमेंट पीएम को भी मिलेगी, वही पनिशमेंट एमएलए को भी मिलेगी। ठीक है, इसके साथ हमें ये कुछ राइट देता है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी के साथ भेदभाव करना है, डिस्क्रिमिनेट करना किसी को। क्या करना, किसी को डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट मतलब आप किसी के साथ उसके स्किन कलर, उसकी कास्ट, उसके रिलीजन, इसके बेसिस पे उसके साथ क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। उसके पास पूरा राइट है हर जगह जाने का। ठीक है, हर जो भी मतलब कंट्री के अंदर अवेलेबल है, तो आप उसको क्या नहीं कर सकते, इन सभी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हुआ कि कंट्री के अंदर हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इक्वल वो इक्वल पार्टिसिपेट कर सकता है, वो इक्वल लैंड ले सकता है, वो इक्वल ट्रैवल कर सकता है, वो इक्वल क्या बिजनेस कर सकता है। ठीक है, तो क्या है उसके पास क्या है, ये फंडामेंटल राइट है, अपॉर्चुनिटी है कि वो क्या कर सकते हैं, इक्वल क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। ये आर्टिकल 16 में हमें दिया हुआ है। उसके बाद आर्टिकल 17 में बताया एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या हुआ कि क्या होता था पहले टाइम में, जो ये कास्ट सिस्टम बना हुआ था, लोअर कास्ट अपर कास्ट, तो कुछ माइनॉरिटी लोगों के साथ, कुछ जो जिन लोगों को लोअर कास्ट का बोला जाता था, उनके साथ कुछ अनटचेबिलिटी बिहेव किया जाता था कि उनको उनके साथ टच नहीं होना है, उनके साथ बात नहीं करनी है, उनके जो सामान है उनको यूज नहीं करना है, या उनको खुद के सामान यूज नहीं करने देना है। कुछ ऐसा पहले के टाइम में कुछ ऐसा जो प्रोपेगेंडा है वो फैलाया हुआ था। तो आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग अब ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे कोई लोअर कास्ट है चाहे कोई अपर कास्ट है, तो वो क्या कर सकता है, इक्वल कंट्री के रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स का मतलब क्या होता है, जो आपको टाइटल्स मिलते हैं, जैसे कोई पोस्ट होती है, कोई टाइटल्स मिलते हैं, कोई पोस्ट होती हैं, जैसे आपके किसी भी जॉब में लगा लो, कंट्री में लगा लो। ठीक है, तो कंट्री के सभी पीपल्स का राइट है, सभी सिटीजन्स का राइट है कि वो वहां तक पहुंचे, उनको टाइटल मिले, उनको कोई या ऐसा करने से रोक नहीं सकता। तो क्लियर हुआ। राइट टू इक्वलिटी में मैंने बताया कि सभी पर्सन इक्वल है, लॉ को लेके सभी इक्वल है, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, चाहे वो कंट्री का पीएम है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो कोई एमएलए है, या फिर कोई वो फार्मर है या कोई लेबर है, सभी के लिए लॉ क्या है, इक्वल है। उसके बाद मैंने बताया कि किसी के साथ आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, स्किन कलर को लेके किसी को आप रोक नहीं सकते, वो सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सब इक्वल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया अनटचेबिलिटी को लेके। अनटचेबिलिटी का मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि पहले के टाइम में ऐसा होता था कि कुछ ऐसा जो प्रोपेगेंडा है वो फैलाया हुआ था, लोअर कास्ट हायर कास्ट, और उनके साथ इसको लेके अनटचेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो होता था, इसीलिए आर्टिकल 17 इसमें डाला गया है। उसके बाद मैंने आर्टिकल 18 बताया, जिसका मतलब जिसमें दिया गया है टाइटल्स। टाइटल्स का मतलब मैंने आपको समझाया कि कोई पोस्ट, कोई ऐसा रिसोर्सेज जो उनको ना दिया जाए, कोई ऐसा सम्मान
आप किसी को रोक नहीं सकते, अगर वो उसका हकदार है तो उसको वो जरूर मिल के रहेगा। तो फर्स्ट राइट आपको क्लियर हो गया है। अगर इसमें आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं इसको आपको फिर से समझा दूंगा, आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। डन। उसके बाद बात करते हैं, ये हमारा पहला राइट हो गया। दूसरा राइट है राइट टू फ्रीडम। दूसरा राइट क्या है हमारा? राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम मतलब नाम से ही पता लग पा रहा है कि फ्रीडम है उसके पास। क्या है उसके पास? फ्रीडम। क्या है? फ्रीडम। फ्रीडम है उसके पास, आजादी। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? आजादी। जैसे ये देखो डोरेमोन दिखाया होगा आपने, डोरेमोन कार्टून देखते होंगे, आपने देखा होगा कि डोरेमोन क्या करता है, कहीं भी घूमता रहता है, पॉकेट से अपना फैन निकाला, सर के ऊपर लगाया और चल दिया, कहीं भी उड़ के कहीं भी पहुंच जाता है। ऐसे ही उसका दोस्त है नोबिता, नोबिता को भी वो एक अपनी पॉकेट से फैन निकाल के दे देता है, वो भी उसके साथ उड़ता चला जाता है, घूमते फिरते रहते हैं, कुछ भी काम करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? राइट टू फ्रीडम। वो फ्री है, फ्रीडम है उनके पास, वो घूमते रहते हैं। तो इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। इट गारंट द सिटीजन ऑफ, इसको टोटल आप इस तरीके से देखें, क्या क्या फ्रीडम मिलता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप अपने व्यू रख सकते हो, स्पीच रख सकते हो, स्पीच बोल सकते हो, एक्सप्रेशन रख सकते हो किसी के प्रति। जैसे अब जो हमारी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट होती है, जो हमारे यहाँ के सिटीजन्स है उसको लेके अपने व्यू रखते हैं, अपने एक्सप्रेशंस रखते हैं। या कोई काम अगर कोई वर्क कराया जाता है या वर्क होता है या किसी भी चीज को लेके वो क्या करते हैं, अपने जो एक्सप्रेशंस है, अपने जो व्यूज हैं वो रखते हैं। उसके बाद फ्रीडम टू असेंबली, आपके पास राइट है कि आप असेंबली लगा सकते हैं। ठीक है। फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, जैसे आपने देखा ही होगा कि काफी सारे ग्रुप्स होते हैं, काफी सारे आप क्या कर सकते हो, कुछ लोग इकट्ठा होकर एसोसिएशंस बना सकते हो, यूनियंस बना सकते हो। जैसे अभी अभी जो करंट में चला हुआ है भारतीय किसान यूनियन, बीकेएम, जैसे ये बना है। इसके अलावा कंट्री के अंदर और भी काफी सारी यूनियंस हैं, काफी सारी एसोसिएशंस हैं। जैसे कोई वुमेन एसोसिएशंस बना हुआ है। ठीक है। तो कोई इस तरह की कई काफी सारे कंट्री के अंदर क्या है, एसोसिएशंस और यूनियंस हैं, काफी सारी पार्टीज हैं। तो आपके पास भी राइट है कि आप क्या कर सकते हो, कोई भी एसोसिएशन और कोई भी यूनियन बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन इंडियन टेरिटरी, कि आपके पास फ्रीडम है, आप कहीं भी जा सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि डोरेमोन पॉकेट से फैन निकालता है, घूमता चला जाता है। डोरेमोन के पास तो टाइम मशीन भी है, टाइम में भी आगे पीछे हो जाता है वो तो चलिए यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इंडिया में क्या है, आप इंडिया में कहीं पर भी घूम सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। ये आपका फंडामेंटल राइट है। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, आपका आपको ये राइट क्या क्या दे रहा है? फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट। आपका मन कर रहा है कि मैं हरियाणा में रहूंगा तो हरियाणा में रहिए। अगर आपका मन करता है आप यहाँ पे नहीं रहना चाहते, आप रहना चाहते हैं वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल चले जाइए। अगर आपका मन करता है कि मुझे हिमालय की ठंडी ठंडी हवाएं चाहिए, मुझे ठंडी ठंडी हवा लेनी है, मुझे ठंडा एरिया पसंद है, स्नो पसंद है, तो आप जा सकते हैं हिमालय की तरफ, जम्मू कश्मीर लद्दाख रह सकते हैं। ठीक है। अगर आप का मन करता है कि मुझे ओशियंस पसंद है तो आप जा सकते हैं तमिलनाडु, रह सकते हैं। आपको किसी तरह का कोई भी रोक टोक नहीं होगा, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। आपके पास फ्रीडम है, आप कोई भी ऑक्यूपेशन अपना सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं। आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं। आपको अगर सोल्जर बनना है तो ब्रेव सोल्जर बन जाइए, अभिनंदन बन जाइए। अगर आपको कोई भी ट्रेड करना है आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको कोई भी बिजनेस करना है, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है, आपको इसके लिए रोका नहीं जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि ये सभी राइट या ये सभी तब है जो आपको फ्रीडम जितनी भी ये दी गई है कि इन फ्रीडम से किसी दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए, ये इलीगल नहीं होने चाहिए। कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, कि आप कुछ ऐसा काम करने लग जाओ जो इलीगल है, आप ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकते। आप मूवमेंट कर सकते हो, लेकिन आप कंट्री में इधर से उधर जा सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी वजह से कंट्री के रिसोर्सिस को
नुकसान हो रहा हो या कंट्री के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा हो। तो आप सब के जो ये राइट टू फ्रीडम है, जो इसके अंदर आपको ये राइट मिले हैं, ये एक थोड़ा लिमिटेशंस के साथ है। लिमिटेशंस का मतलब आपकी वजह से किसी दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए, कंट्री को नुकसान नहीं होना चाहिए। क्लियर है अच्छे से? तो 2 राइट हमने पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे राइट की, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण, किसी से जबरदस्ती काम कराना, किसी को जबरदस्ती दबाना, किसी के साथ गलत व्यवहार करना। जैसे एबोलिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग का मतलब हुआ कि फोर्स लेबर, क्या आप क्या कर सकते हो, काम कराने के लिए ह्यूमन के ऊपर प्रेशर नहीं बना सकते, ह्यूमन को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, उसे फोर्सफुली लेबर वर्क नहीं करा सकते। दूसरा इसमें आता है एबोलिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द 14 ईयर एज। 14 ईयर की एज से कम बच्चों, मतलब जो 14 ईयर एज से कम के जितने भी बच्चे हैं, आप उनसे जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। डेंजरस जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं, जैसे जॉब्स, जैसे फैक्ट्रीज और माइंस होती हैं, ये एक क्या है, इलीगल है, आप इसके लिए अरेस्ट हो सकते हो। और आपका ये फंडामेंटल राइट है कि अगर आपसे कोई काम कराता है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो, ये आपका राइट है। उसके बाद इसमें बताता है प्रैक्टिस इन द पास्ट बाय द लैंडलॉर्ड हैज बीन डिक्लेयर। अगर आपसे कोई जबरदस्ती लैंडलॉर्ड या कोई भी काम कराता है तो ये क्या है, एक क्राइम डिक्लेयर किया गया है। क्या डिक्लेयर किया गया है? क्राइम। और इसके लिए उसको क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी, लॉ के अकॉर्डिंग जो भी पनिशमेंट डिसाइड की गई होगी। उसके बाद आप क्या नहीं कर, ट्रैकिंग ऑफ ह्यूमन्स एंड द पर्पस ऑफ स्लेव ट्रेड और प्रोसीजन आल्सो प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। देखो क्या बोलता है कि क्या कहता है कि आप स्लेव का, जो स्लेव होता है, स्लेवरी मतलब आपने सुना होगा गुलाम, जिसको क्या बोलते हैं, गुलाम या दास। जो पुराने टाइम में आपको देखने को मिला होगा, जो पुराना टाइम होता था उसमें गुलाम या दास रखे जाते थे। तो क्या होता है, ये जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ये हमें बताता है कि ये हमें राइट देता है कि हम क्या नहीं कर सकते, किसी को स्लेव्स मतलब हम गुलाम नहीं बना सकते, किसी को हम दास बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए बेच नहीं सकते, किसी से जबरदस्ती हम उसको रख नहीं सकते, गुलाम नहीं बना सकते। क्लियर हो पाया? जैसे सिंचन आपको दिखाई दे रहा है, आपको सिंचन जैसा तेज तरार बनना होगा, आप कार्टून में देखते होंगे, आप सिंचन से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, ठीक है? ऐसे ही आपको बनना होगा, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या राइट हैं और क्या कौन कौन से राइट किस तरीके से काम करते हैं। समझ पा रहे हो? चलिए, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट राइट हमें मिला है फंडामेंटल राइट्स में, वो राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। रिलीजियन का मतलब होता है आपका धर्म। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप कुछ भी हैं। देखिए क्या है, जो इंडिया है वो है एक सेकुलर कंट्री। कैसा कंट्री है? सेकुलर। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि जो हमारा कंट्री है, हमारा स्टेट है, वो किसी भी जो रिलीजन है उसको प्रोटेक्ट नहीं करता, सभी को इक्वल मानता है, किसी के लिए भी प्रोटेक्शन या कोई स्पेसिफिक आप प्रोमोटेशन वो नहीं करता, वो सभी को इक्वल समझता है, इक्वल ही सबको अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं। जैसे बोलता है, इसमें देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर द स्टेट, नो रिलीजन शैल बी गिवन प्रेफरेंस ओवर द अदर्स। देखो वही बात मैंने आपको बताई, वही इसने बोला है कि क्या है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी रिलीजन्स हैं, जितने भी रिलीजन्स हैं, कंट्री के लिए वो सभी इक्वल हैं, कंट्री के लिए सभी इक्वल है। कोई भी रिलीजन, किसी भी रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं दी जाती, किसी को भी स्पेसिफिक नहीं समझा जाता, सभी को इक्वल समझा जाता है। और सिटीजन्स को क्या दिया हुआ है, राइट दिया हुआ है कि आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपेगेट कर सकते हो अपने रिलीजन को, अपने रिलीजन को बढ़ा सकते हो, अपने रिलीजन के बारे में बता सकते हो, अपने रिलीजन के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसकी कंडीशन एक ही रहेगी, उसे किसी दूसरे रिलीजन को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, दूसरे रिलीजन को दुख नहीं होना चाहिए, दूसरे रिलीजन के लोगों के अंदर नफरत पैदा नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, आपको इस तरीके से काम करना होगा। जैसे बोलता है रिलीजियस कम्युनिटीज कैन बी सेट अप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। क्या कहता है कि कोई भी रिलीजन अपने खुद के लिए कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बना सकता है। जैसे हमारे यहाँ पे बने हुए हैं इंडिया में हिंदुइज्म के लिए राम मंदिर का चैरिटेबल ट्रस्ट बना हुआ है। ऐसे ही अलग अलग जैसे साईं उसके लिए बना हुआ है। तो आप इसके ऊपर आपका कोई भी मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा, कोई भी आपको टैक्स पे नहीं करना होगा। ठीक है, आप अपना जो ट्रस्ट है वो बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें बताता है एक्टिविटीज इन सच इंस्टीट्यूशन विच आर नॉट रिलीजियस आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द लॉ लेड ऑन बाय गवर्नमेंट। कि वो एक्टिविटीज जो रिलीजियस के अंदर नहीं आती, रिलीजन्स के अंदर, रिलीजियस परफॉर्मेंस के अंदर नहीं आती, वो आपको कैसे करनी होगी, जो लॉ है हमारा, जो गवर्नमेंट है हमारा, उसके अकॉर्डिंग आप सबको वो करना होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है नो पर्सन शैल बी कंप्लीट टू पे टैक्सेस प्रमोशन ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन। कि कोई भी एक स्पेसिफिक रिलीजन के लिए क्या नहीं करना होगा, टैक्स पे नहीं करना होगा, उसको बढ़ाने के लिए कुछ पैसा नहीं देना होगा, मतलब कुछ टैक्स प्रोसेस, कुछ प्रमोशन के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं अ स्टेट रन इंस्टीट्यूशन कैन नॉट इम्पार्ट एजुकेशन दैट इज प्रो रिलीजन। मतलब क्या हुआ कि एजुकेशन को लेके अगर बात की जाएगी तो उसमें रिलीजन उसमें काउंट नहीं होगा। चलिए, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट राइट है वो है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कैसा राइट है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल और एजुकेशनल राइट का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये रहा है, ये आर्टिकल हमें 29 से 30 तक दिया है। तो देखिए इस राइट में क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 ए में ये हमें दिया गया है। देखो क्या बोलता है कि क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको लेके, कि हमारी सोसाइटी में जैसे मतलब क्या होता है कि एक तो मेजर ग्रुप होता है, ज्यादातर लोग रहते हैं, और एक जिनकी थोड़ा नंबर कम है, पॉपुलेशन कम है, वो आते हैं माइनॉरिटीज में। कि कहीं ऐसा ना हो कि माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा हो, माइनॉरिटीज के साथ गलत हो। ठीक है, इसको लेके ये कल्चरल और एजुकेशनल राइट बनाया गया है। जैसे 14 ईयर की एज तक आपके पास क्या है, राइट है, आप स्टडी कर सकते हो, गवर्नमेंट आपको फ्री स्टडी प्रोवाइड कराती है। अरे स्टूडेंट सोच रहे हैं ये क्या हो गया, ऐसा होना चाहिए कि 14 ईयर की एज तक आपको कोई पढ़ने के लिए नहीं बोल सकता है ना, उस पर बैन होना चाहिए था। लेकिन इस पे उल्टा है, 14 ईयर की एज तक अगर आपको पढ़ने से कोई भी रोकता है तो आपके पास राइट है स्टडी का, एजुकेशनल राइट, तो आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो आपको मिला हुआ है, फ्रीडम टू गेट एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया है कि कुछ लोग मेजोरिटी में, कुछ माइनॉरिटी में है, कि ऐसा ना हो कि किसी एरिया में माइनॉरिटी लोगों को दबाया जा रहा है, डिप्रेस किया जा रहा है, तो उनको क्या है, पूरा राइट है, वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लाइज कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन गिविंग ग्रांट आर्टिकल, कि उनके साथ इसको लेके किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। क्या समझ पा रहे हो कि उनको प्रोटेक्शन, एक तरह से ये उनका प्रोटेक्शन, माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन का राइट है कि उनके साथ कहीं पे गलत ना हो। देखो जैसे आपको ये दिखाई दे रहे हैं स्पीक में कि चाहे वो लोग माइनॉरिटीज में है तो लेकिन उनके पास किसका राइट है, एजुकेशन का राइट है, वो पढ़ सकते हैं, खुद का इंस्टीट्यूट लगा सकते हैं, खुद किसी भी इंस्टीट्यूट में क्या ले सकते हैं, वो एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए कुछ सीट रिजर्व भी की गई हैं, पर ये रिजर्व होती हैं, स्टूडेंट उसमें क्या लेते हैं, एडमिशंस लेते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट और जो हमारा लास्ट राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब ये हुआ कि प्रोटेक्ट करना, आपके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। अगर क्या होता है, इम्प्रूव जो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज इम्प्रूव द सिटीजन टू मूव अ कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ एनी डेनियल ऑफ द फंडामेंटल राइट। अगर आपको लगता है कि कहीं पे फंडामेंटल राइट को दबाया गया है, आप के साथ गलत हुआ है, फंडामेंटल राइट के हिसाब से वो ठीक था, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट, जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था कि सुप्रीम कोर्ट इसका प्रोटेक्टर है, इसको प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है,
तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपके फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट के हिसाब से आपके साथ गलत हुआ है। जैसे इन केस ऑफ इनप्रिजमेंट द सिटीजन कैन आस्क टू कोर्ट इफ अकॉर्डिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री इफ कोर्ट फाइंड दैट इज नॉट द पर्सन विल बी हैव। अगर मान लेते हैं कि किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है, और वो पर्सन क्या है, मतलब उसने कोई भी क्राइम नहीं किया है, ठीक है, कोर्ट को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता कि वो उसने क्राइम किया है, उसने गलत किया है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ठीक है। द कोर्ट कैन इशू वेरियस काइंड ऑफ रिट्स। इसके लिए आप जैसे मान लेते हैं कि आप को दबाया गया है, आपके साथ गलत हुआ है, आपके फंडामेंटल राइट्स में कोई परेशानी है, तो आप इसकी डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कर सकते हो, डायरेक्ट आपकी सुनवाई होगी। इसके लिए कुछ 5 तरह की रिट्स होती हैं, जैसे हैबियस कॉर्पस हो गया, मैंडेमस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, क्यू वारंट हो गया, और क्रेडिटरी ऐसा क्या है ये 5 तरह की रिट है। रिट मतलब अपील जो आप दायर कर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में होती हैं। When a national or state emergency is declared, the right suspended by the central government। ध्यान रखना, ये बहुत याद रखने वाली आपका जो ये लाइन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, ये एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। तो इसने बोला है, वैसे मैंने आपको बोला है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट्स का, लेकिन अगर क्या हो जाता है, कंट्री के अंदर इमरजेंसी लग जाती है। अब आप पूछोगे कि इमरजेंसी क्या होता है, कैसे लगता है, क्या प्रोसेस है, इसके बारे में बात करेंगे हम, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट चैप्टर आएगा, मैं उसमें आपको इमरजेंसी के बारे में बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि अगर कंट्री के अंदर इमरजेंसी लग चुकी है, तब आपके सभी के सभी फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, आपका एक भी फंडामेंटल राइट नहीं बचेगा, क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये सभी हमारे थे फंडामेंटल राइट, 6 फंडामेंटल राइट आपको समझा दिए हैं मैंने। एक बार दोबारा से बोल देता हूँ कि अगर इसमें कोई भी परेशानी आए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको इसको दोबारा से सही से समझा दूंगा, आपके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। तो ये तो थे हमारे 6 फंडामेंटल राइट। उसके बाद हमारी है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, आप देखो, जो ये फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन फंडामेंटल राइट को एक मतलब जैसे मैंने नाम से ही बताया था कि स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक प्रोविजन है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, वो तो मान नहीं होंगे। लेकिन आर्टिकल 51A में जो हमें दी गई हैं फंडामेंटल ड्यूटीज हमें दी गई हैं, ये कुछ ड्यूटीज हैं, जैसे अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग और एंथम, कि आपको नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना होगा, ठीक है, नेशनल आइडियाज को सपोर्ट करना होगा, ठीक है, यूनिटी में रहना होगा, इस तरह की कुछ आपको सेफ पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो इस तरह की सभी को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है एजुकेशन को लेके, और अलग पुअर की हेल्प करनी है। तो इस तरह की ये कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि फंडामेंटल जो राइट है उनको तो फोर्सफुली अप्लाई कराया जा सकता है, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको आप फोर्सफुली अप्लाई नहीं करा सकते। ये फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं, ये आपके हार्ट, आपकी जो रिगार्ड है कंट्री के लिए, वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, वो स्पेशली प्रोटेक्टेड हैं, स्पेशली हैं, तो आपको उनको मानना होगा और उनका ध्यान भी रखना होगा, कहीं आपके साथ ऐसा गलत ना हो रहा हो कि फंडामेंटल राइट्स आपके डिप्रेस ना किए जा रहे हो। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज आपके हार्ट, आपके रिगार्ड पे डिपेंड करती हैं, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज माननी चाहिए। अगर आप कंट्री की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो थोड़ा सही नहीं होगा। मतलब ये फंडामेंटल ड्यूटी है, आप इसके लिए आपको फोर्सफुली आपके ऊपर ये अप्लाई नहीं कराई जा सकती, लेकिन फंडामेंटल राइट को फोर्सफुली अप्लाई करना होगा। तो ये था हमारा चैप्टर जो सैनिक स्कूल के लिए स्पेसिफिक था, इससे क्वेश्चन आते हैं फंडामेंटल राइट्स। लास्ट ईयर भी फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन आया हुआ था, जो मैंने 6 राइट बताए इनमें से ये एक राइट आया हुआ था, ठीक है। और तो मैं आपको दोबारा बोल देता हूँ कि अगर कुछ भी समझ ना आए, कोई भी परेशानी लगे, कोई भी डाउट है, या आपका कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो,
ठीक है, तो मैं आपका जो डाउट है वो आपका क्लियर कर दूंगा। तो देखिए जो हमारा ये चैनल है, जो हमारा आपको क्या कर जो मेरा ये वीडियो है आपको लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। आप मतलब इनको तो जानते ही होंगे, इन्होंने बोल दिया है ठीक है कि क्या करोगे, लाइक और शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो देख के आप क्या करोगे, ठीक है। तो आपको सही से समझना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है ताकि रेगुलर मैं वीडियो बनाता रहूं। आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है आपको घर बैठे ही मिलता रहे, आप ऑनलाइन अच्छे से पढ़ पाओ, समझ पाओ और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाओ। धन्यवाद।